हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। भाई सबके बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, समय आ चुका है उस वीडियो का जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन सीबीएसई 2024। तो मैंने टुगेदर विद ऑसवर्ल्ड, अरिहंत, यू लाइक, प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सीबीएसई के मॉक टेस्ट, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये कुछ क्वेश्चनों का सेट बनाया है जिसे आप तैयार करके जा सकते हैं। ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार कई सारे हम मॉक टेस्ट में देखते आए हैं। इन जैसे कई सारे क्वेश्चन हम देखते आए हैं। ये क्वेश्चंस के साथ क्या पता ये टॉपिक्स भी आ जाए। देखिए, क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसके अंदर ही वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उस जैसे टॉपिक्स भी तो आ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊं उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी अच्छे से कर लेना, फॉर्मूले भी अच्छे से कर लेना और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लेना। ये क्वेश्चन के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं फिजिक्स, आईआईटी जेई और नीट का एजुकेटर हूं, लेकिन इस बार मैं मदद करने आया हूं किसकी? मेरे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की। ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे सिंपल तरीके से कह रहा है कि आपके पास एक फ्रिक्शनलेस रेलिंग है, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये फ्रिक्शनलेस रेलिंग है। इसके ऊपर आपके पास एक रॉड पड़ी है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ l है। ये रॉड एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हमारा जा रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा, बस आप बता दीजिए वो ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझ लो। जैसे ही मैं इस रॉड को पीछे लेकर जाऊंगा, लेट अस से बाय अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स में इसे पीछे लेकर गया, तो क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है, स्प्रिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा ये टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगी। और टू एंड फ्रो मोशन का यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा वो टाइम के साथ होगा। टू एंड फ्रो मोशन जो ये दिखाएगी वो बेसिकली किस नेचर का होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेचर का होगा। तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, हम ये बोल सकते हैं कि भाई उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसका जो फंक्शन होगा वो होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं इसे डेरिवेट करूं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी विच विल बी v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कहने का मतलब है वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल कर आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम जानते हैं जो ईएमएफ डेवलप होती है वो होती है बी वी एल साइन थीटा। यहाँ लेंथ और या कह लो वेलोसिटी वेक्टर और हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी हमारी वो एक्स वाई प्लेन में होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द एक्स वाई प्लेन, दैट इज माइनस एक्स, वो माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। हेंस वी कैन से ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा बी वी एल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी होगी? बी दे रखी होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू द लेंथ एल ऑफ द रॉड। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी ईएमएफ। और यहाँ पर जो ईएमएफ निकल कर आ रही है वो भी क्या है? समय का फंक्शन है, टाइम का एक फंक्शन है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है तो ईएमएफ कॉस का फंक्शन आएगा, जिसकी वजह से इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो वाई एक्सिस पर आपके पास ईएमएफ है और एक्स एक्सिस पर आपका क्या है? टाइम है। इज दैट क्लियर? आप ये यहाँ पर बना सकते हैं। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, इस स्प्रिंग की वजह से ये एसएचएम दिखाएगा। एसएचएम की इक्वेशन 11th क्लास से हमारे पास है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसे डेरिवेट कर देता हूँ, डेरिवेट करने के बाद साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा एंड ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आंसर आएगा। ये वी है। फिर हम जानते हैं 12th क्लास के अंदर ईएमएफ का जो हमारे पास आंसर होता है वो कितना होता है? ई इक्वल टू बी वी एल। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, जहां पर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर इटसेल्फ, वी इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉड, जो कि समय का फंक्शन है। बस इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास ईएमएफ बनकर आ गया है। जहां पर ये कॉस का एक फंक्शन आ रहा है तो हम यहाँ पर कॉस का एक ग्राफ बना देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये एम्पलीट्यूड हमारा, कॉस को छोड़ दो उसके अलावा जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो क्या है? बी ए ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारे पास, ये एम्पलीट्यूडिक पार्ट होता है। मैं कोई और कलर यहाँ पर प्रेफर करूंगा। ये जो पार्ट होता है ये एम्पलीट्यूडिक पार्ट होता है, इसे हम ई नॉट भी कहते हैं।
इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है, एक कह लो कॉइल दे रखा है, एक स्क्वायर कॉइल है ए बाय ए का। अब वो स्क्वायर कॉइल क्या है, अंदर की तरफ एंटर करेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हमें पहले से ही दे रखी है। हमें यह बताना है कि करंट वर्सेस टाइम का कर्व क्या बनेगा इस केस के अंदर। तो जैसे ही देखो, अभी ये बाहर है, जब तक ये बाहर है तब तक कोई करंट यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये करंट है और ये हमारे पास समय है। जैसे ही ये जस्ट एंटर करेगा, मैं इसे एंटर करवा देता हूं। जैसे ही ये जस्ट ऐसे एंटर करना स्टार्ट हुआ, जैसे ही अंदर जा रहा है, आप देख रहे हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे ही ये फील्ड के अंदर आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही ये फील्ड के बाहर जाएगा, फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं ईएमएफ जो भी डेवलप होती है वो क्या होती है, डी फाई बाय डी टी, माइनस का डी फाई बाय डी टी जनरेट होती है, ऐसा फैराडे ने हमें बोला था। अब यहाँ पर ये जो फाई होता है ये तीन कंपोनेंट का बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, है ना। फॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे को पता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, या तो वो 180 डिग्री होगा या वो 0 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। और एरिया वेक्टर या तो वो आउटसाइड रहेगा, अगर हम आउटसाइड ले रहे हैं, या तो वो इनसाइड रहेगा। तो या तो हमेशा हमारे बीच में एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स यहाँ देखने को मिलेंगे, या फिर पैरेलल दो वेक्टर्स देखने को मिलेंगे अगर आपने एरिया वेक्टर नीचे की तरफ ले लिया। हमें एरिया वेक्टर से कोई भी लेना देना इस वक्त नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री भी लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टीचर आपको इसके गलत मार्क्स नहीं दे सकता, पहली चीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका आंसर आएगा डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेना, डी ए बाई डी टी आपके पास आंसर निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले तो हमने यहाँ इतना फॉर्मूला लिखकर छोड़ दिया, टीचर को विश्वास हो जाएगा कि यार इसे क्वेश्चन का आंसर आता है, इसे फॉर्मूला तो आता ही है ना। अब यहाँ पर एरिया को हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा एरिया है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो हम पहले स्टेज में क्या लिखेंगे, जब बिल्कुल मोशन शुरू भी नहीं हुआ है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जब मोशन शुरू भी नहीं हुआ है, तब तो हमें पता है करंट जीरो है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, वो बिल्कुल इस कॉइल को तुम्हारे यहाँ बिल्कुल पास में रख देगा और कह देगा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इस कॉइल की वेलोसिटी कितनी है, वी है, और आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जैसे ये हल्का सा आगे बढ़ाएगा, ये थोड़ा सा अंदर गया कॉइल, थोड़ा सा भी अंदर गया, तो इसने डेल्टा एक्स मान लो डिस्टेंस अंदर की तरफ कवर करा। तो एरिया जो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कवर कर रहा है वो कितना हो गया, वो हो गया डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कॉइल विच इज ए इटसेल्फ। क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी ए डी डेल्टा एक्स अपॉन में डी टी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है, वो होती है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, हमारे कॉइल की वेलोसिटी। तो यहां पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी ए वी। इज दैट क्लियर? अब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। नेगेटिव ये आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों ध्यान में रखना है ये चीज, तुम्हारा ये जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ता जा रहा है। मतलब डी ए बाई डी टी आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हम नेगेटिव से पहले ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा जो करंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो आपके ऊपर है टोटली कि आप करंट का किस तरफ से डायरेक्शन ले रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी हमारा कॉइल अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, क्योंकि उसके साथ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो वो उसका अपोज करेगा, ऐसा फराडे ने हमारे को बोला हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर फराडे की ही बात मानेंगे। ये हमारा रीजन है, ये हमारा कॉइल है जो अंदर की तरफ जाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इस कॉइल को अगर उसे अपोज करना है तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर उसे मैग्नेटिक फील्ड डालनी पड़ेगी। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, तो कॉइल को उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लगानी पड़ेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन से, अगर मैं अपने हाथ के डायरेक्शन को देखूं,
तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, तो कर्लिंग फिंगर विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर आप देखेंगे अब मेरे लिए यहाँ पर जो ये स्क्रीन है, मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो करंट का डायरेक्शन मेरे लिए कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये क्लॉक और एंटी क्लॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मान लो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मान लिया। तो मेरे लिए यहाँ पर जब मैं करंट वर्सेस टाइम का डायग्राम बनाऊंगा, तो ये जो करंट बनकर आएगा, ये कितना बनकर आएगा, 1 में आर इंटू ई। ये चीज क्लियर है। और मेरे पास ई जो अभी मैंने निकाला वो कांस्टेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस बी ए वी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पर ये हो जाएगा बी ए वी। अब हमने कहा कि भाई हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया बी ए वी अपॉन में आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यही जो कॉइल है, जब ये जस्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो अब क्या होगा, बाहर निकलते वक्त भी इसे क्या करना है, इसे फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है। पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, अब फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम क्यों होगा, क्योंकि एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अगर फ्लक्स कम होगा तो उसे फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होगी जो कि हमारी एक्सटर्नल लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब ये अपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर लेगा और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मारनी शुरू कर देगा, जिस डायरेक्शन में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन के अंदर लग रही है। जिस वजह से यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, अब क्लॉकवाइज बनेगा। तो अब ये जो करंट होगा ये नीचे की साइड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैग्नीट्यूड तो अभी भी करंट का बी ए वी अपॉन में आर ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये बताएगा कि सिर्फ आपका या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे सर जब ये बीच में होगा, इस दौरान जब ये इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर होगा, इस दौरान क्या हो रहा होगा? इस दौरान बच्चों कुछ नहीं होगा, क्योंकि एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है इनसाइड द रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। हम यहाँ पर बोलेंगे कि जनरेशन ऑफ द करंट विल बी जीरो। इज दैट क्लियर? तो ये मोटा मोटा कर्व हमारे को देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हमें कर्व को वेल लेबल्ड तरीके से लगाना है। ये कर्व ऐसे यहाँ पर खत्म नहीं होता है। हमें तीनों का पता चल गया। रीजन से पहले हमारे को पता चल गया कि भाई यहाँ पर करंट हमारे पास बी ए वी अपॉन में आर डेवलप होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉक होगा। जब आप अंदर की तरफ चले जाएंगे करंट जीरो हो जाएगा, जब आप जस्ट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा बी ए वी अपॉन में आर। अब हम ये टाइम के हिसाब से लगाएंगे। देखो, जब तक ये एंटर कर रहा है इस फील्ड के अंदर, तब तक ये वाला करंट रहेगा। तो जीरो से लेकर उस टाइम तक ये वाला करंट रहेगा। अब ये कितना समय ले रहा है एंट्री करने में, ये हमें बताएगा ये लेंथ। ये वाली, ये जो आप देख पा रहे हैं जहां पर ये एंट्री कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट डिसाइड करेगा कि भाई ये कितनी देर में एंटर कर रहा है। अब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो तुमने काइनेमैटिक्स में करा था। क्या एक पोल है, पोल में से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल दे रखी है ना? तो पोल पोल में से ट्रेन गुजर रही है जिसकी लेंथ एल है, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वी है। इज दैट क्लियर? तो अगर पोल में से लेंथ को गुजरना है, इस पोल को पार करना है हमारी ट्रेन को, तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, अपने इंजन को यहां से इधर से बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर जो अपना लास्ट वाला पार्ट है उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, खुद अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। और हमारा जो ये पर्टिकुलर लूप है इसकी लेंथ कितनी है, ए है। तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन में टी। मैं फिर से एक और बार बताऊंगा, मेरा जो पर्टिकुलर कॉइल है वो इस पोल को, ये स्टार्टिंग पॉइंट को कितनी देर में पार कर सकता है, वो खुद अपनी लेंथ को जब तक टोटली कवर नहीं कर लेगा तब तक वो रीजन के अंदर एंटर नहीं करेगा। जब तक वो रीजन के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि करंट जो है डिसिपेट हो गया, जीरो हो गया। इज दैट क्लियर? वो जब तक एंटर कर रहा है तब तक एरिया बढ़ रहा है। जैसे ही वो टोटल एंटर कर जाएगा, एरिया टोटली हमारा उस रीजन के अंदर आ जाएगा। एक बार एरिया टोटल हमारा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर उससे लिंक्ड फ्लक्स भी अब चेंज नहीं होने वाला। फ्लक्स चेंज तब तक करता रहेगा जब तक वो पर्टिकुलर लूप एंटर करता रहेगा हमारे रीजन के अंदर। तो हमारा जो टाइम लेगा, ये कितना लेगा, ए अपॉन में
ए अपॉन में वी जितना टाइम लेगा। यहां तक ये बात क्लियर। अब कितनी देर तक ये अंदर रहा, ये एक्स डिस्टेंस तक यहाँ पर ट्रेवल करेगा, तो ये एक्स डिस्टेंस तक अंदर रहा, एक्स अपॉन में वी। जब ये बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलते वक्त ये कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेगा, एक्स प्लस टोटल लेंथ ए। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा एक्स प्लस ए अपॉन में वी। एक्स प्लस ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद द वेलोसिटी वी। तो जब ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, ये पूरी तरीके से बाहर कब आएगा, ये इस समय पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर बाई चांस तुम ये लेवलिंग करना भूल जाओ टाइम की, कि चलो ठीक है मुझे नहीं पता ये लेवलिंग हमें कैसे करनी है, भूल जाओ, कभी भी भूल जाओ, तो कम से कम बस कर्व का इतना हिस्सा बनाकर आ जाना जितना हिस्सा मैंने यहाँ पर बनाया है। दो स्क्वायर ऊपर मार देना, एक स्क्वायर बीच में मार देना, दैट विल बी इट। टीचर अपने आप समझ जाएगा कि एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारा जो पर्टिकुलर पार्टिकल था, हमारा जो कॉइल था, वो जस्ट एंटर कर रहा था, फिर उसी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो बाहर भी निकल रहा था, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक ये इस रीजन के अंदर था, इसके अंदर कोई भी करंट डेवलप नहीं हुआ। अब ये तो जो दो स्क्वायर है, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे, ये जो टाइम टाइम का जो हम गैपिंग देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम का जो गैप देख रहे हैं, ये टाइम का गैप है ए अपॉन में वी। यही सेम टाइम का गैप यहाँ पर भी आएगा ए अपॉन में वी। बस ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है एक्स, जितना ये रीजन हमारे को दे रखा है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के लिए हमारा जो लूप है वो उस रीजन के अंदर है। जब तक वो उस रीजन के अंदर है कोई भी करंट डेवलप नहीं होगा। तो अगर तुम ये निकालना चाहते हो कि लूप कितनी देर के लिए अंदर है, तो ये जो रीजन का डिस्टेंस दे रखा है इसे वेलोसिटी से डिवाइड कर देना, आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो आंसर होगा, इस रीजन में आपका करंट डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला। अब अगर तुम x अपॉन में v में a अपॉन में v को ऐड कर दोगे तो उतनी देर में तुम्हारा लूप बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। और तब तक इतना करंट डेवलप होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस केस को हम कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लूप इनसाइड फील्ड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में से हमारे पास बिल्कुल ये स्पेरिकल सरफेस से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। ठीक है, फाइंड द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फॉर्मूला आपको ये लगाना है, मैं लिख देता हूं, म्यू टू अपॉन में वी टू माइनस म्यू वन अपॉन में यू वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। वेयर म्यू टू क्या होता है, मान लो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कहीं ना कहीं हमारी इमेज बन रही है, तो म्यू टू वो वाला मीडियम होता है जो जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नहीं होता, जहां पर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मानते हैं कि हमारी इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। इज दैट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वो होता है म्यू वन, और बाकी दूसरा मीडियम क्या होता है, म्यू टू। मतलब अगर लाइट रेज हमारी इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही हैं, तो ये वाला जहां पर से जा रही है लाइट रे वो म्यू वन हो जाता है, जिधर की तरफ जा रही है लाइट रे वो म्यू टू हो जाता है। अब आपको v की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, मैं बस यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा। म्यू टू की वैल्यू क्या है 1.5, वी टू मुझे निकालना है। म्यू वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने एयर ले रखा है 1 अपॉन में यू, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन विच इज 1.5 माइनस वन अपॉन में द रेडियस विच इज 15। अब मैं u की वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा। u की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पर रखना होगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि एनसीईआरटी में सिंपल सा एक लाइन लिखी हुई है, जिधर से जाए काम की रेज वो साइड नेगेटिव। तो ये पूरी की पूरी साइड जो होगी आपकी ये नेगेटिव होगी, और ये पूरी की पूरी साइड आपकी पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव साइड और इधर पॉजिटिव साइड। बस अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस कर देना है। तो 1.5 अपॉन में v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 15, है ना। इज दैट क्लियर। तो यह आ जाएगा 1.5 अपॉन में v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/30 विच इज 0। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ये बात हमारी क्लियर है, यस सर। ठीक है, अगर तुम ध्यान दोगे तो हम इसे फोकल लेंथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ हो गई है, हमारे स्पेरिकल सरफेस की फोकल लेंथ।
आप कहाँ पर प्रेजेंट है? आप 30 सेंटीमीटर पर प्रेजेंट है ना? तो अगर आपने इस फोकल लेंथ को कैलकुलेट करके देखा, एम ही कैलकुलेट करके देखा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 0.5 अपॉन में 15 विच इज 1 अपॉन में 30। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये कहाँ प्लेस है? एक्चुअली ये फोकस पर प्लेस है। और कभी भी जब चीज फोकस पर प्लेस होती है तो उससे निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं, जैसे ये लाइट रे यहाँ से यहाँ गई, वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तभी हमारा आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि ये लाइट रे कहाँ तक जाती रहेगी? किसी इन्फिनाइट पर जाकर मिलेगी। तो हमारा v का वैल्यू क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। ये क्वेश्चन है किस बारे में? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बारे में, कि हमसे पूछा जाएगा इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए। मान लो उसने सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इज दैट क्लियर? अच्छा, 1/f का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। अब जैसे आपका ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2 और ये लेंस नंबर 3 हो गया। अगर मैं 1/f1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूंगा कितना है? 3/2। उसमें से -1 कर दूंगा, 1 अपॉन में r1। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूंगा। अब हमारे को दे रखा है कि भाई इस साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 10 सेंटीमीटर, है ना? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/10। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो 1/10 मैंने लिखा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मुझे कैसे पता चले? भाई आप सीधा सा ये बोलना कि मेरी काम की रेज इस तरफ से इस तरफ जाएंगी। अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है तो इधर से इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा साइड और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसका सर्कल कंप्लीट करता हूं, अपनी इस वाली साइड का, ये सरफेस नंबर 1 का सर्कल मैं मान लो कंप्लीट करता हूँ, तो ये सर्कल इस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जाने वाली रेस क्या होती है हमारी? पॉजिटिव होती है। तो इसलिए 1/1 प्लस 1/10, और 10 कैसा होगा? प्लस का। फिर मैं लिखूंगा माइनस जो इन दोनों के बीच में आता है, और फिर 1/r2। अब ध्यान से देखना, जो r2 है वो ये वाला सरफेस है, और इस वाले सरफेस का सर्कल कहाँ बन रहा है? पीछे की साइड। पीछे क्या है? नेगेटिव एग्जिस्ट करता है ना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 अपॉन में r2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 2/10, विच इज 1/10। ये मेरे पास 1/f1 की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या करनी है? 1/f2 की वैल्यू निकालनी है। 1/f2 कनकेव जैसा दिख रहा है ये। हम पहले तो इसमें बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू माइनस वन 1/r1, 1/r1। अब ध्यान से देखना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है ना? और ये r1 कहाँ बन रहा है? पीछे की साइड बन रहा है। देख रहे हो? पीछे की साइड, और पीछे क्या है? नेगेटिव है। तो इसका r1 हो जाएगा नेगेटिव, तो -10 माइनस 1/r2। इसका दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये वाला है। और ये कहाँ बन रहा है? इस साइड बन रहा है। अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूंगा, और ये साइड कैसी है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो 1/10। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई -2/10, दैट इज -2/50। ये 1/f2 आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? f3 भी निकाल सकता हूँ। 1/f3, 1/f3 निकालने के लिए आपको उसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने। जैसे पहला सरफेस ये हो जाएगा, है ना? इसका इस तरफ बन रहा है सर्कल। किस साइड बन रहा है? पॉजिटिव की साइड बन रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको कितना दे रखा है? 4/3। तो 4/3 -1, 1 प्लस का 10। और क्योंकि वो कन्वेक्स है तो हमेशा ही उसका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये कन्वेक्स है, तो इसका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए हमारा पॉजिटिव ही निकल रहा है। अगर आपका नहीं निकले पॉजिटिव तो उसे बना दीजिएगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सर्कल किस साइड बनेगा, कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन किस साइड होगा। तो यहाँ पर देखा हमने भाई, पहले वाला जो सरफेस है उसका सर्कल पीछे बन रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड। और जो दूसरे वाला सर्कल है, जो दूसरे वाला सरफेस है जहां से लाइट रे बाहर निकल रही है, उसका सर्कल कहाँ बन रहा है? पीछे की साइड बन रहा है, जो कि नेगेटिव है। ठीक है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/10। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1/3 इंटू 2/10।
तो ये कितना हो जाएगा 2/20। तो 1/f इक्वेलेंट कितना आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 विच इज -2/50 प्लस 1/f3 कितना आ रहा है विच इज 2/10। आपको क्या करना है, बस इसे कैलकुलेट कर लेना है, आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है वी आर हैविंग अ बाय कन्वेक्स लेंस L1 एंड it is given that the radius of curvature R1 is 20 सेंटीमीटर एंड R2 is 30 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारे पास कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये हमारे पास कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। साथ ही साथ इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे को कितनी दे रखी है, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज R1 डैश हमारे को 12 सेंटीमीटर दे रखी है और R2 डैश हमारे को कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे ये कहा गया कि भाई आप ये देख लीजिए दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल्स का ऑफ द लेंसेज आर 1.5 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। यू हैव टू फाइंड द नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन में म्यू टाइम्स ऑफ f1 f2। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये तो सिर्फ एक वैरायटी है, इसके ऊपर अगर इसी क्वेश्चन को 5 मार्क्स में स्ट्रेच करना हो तो कैसे स्ट्रेच करा जा सकता है। तो अब आपको यहाँ पर मैनुअली F1 और F2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1/f1 क्योंकि मैं कन्वेक्स लेंस के लिए ले रहा हूँ, क्या लिखूंगा म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू कितना दे रखा है 1.5 -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और R2 हमारे को कितना दे रखा है 30। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1/f2 की वैल्यू मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। फॉर द कनकेव लेंस इट विल बी 4/3 -1 1/R1। R1 कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और कैसा हमारा नेगेटिव का R1 होगा, ऐसे ही जो हमारा R2 होगा वो पॉजिटिव का R2 होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। तो नेगेटिव ऑफ 1/12 माइनस 1/24। इज दिस क्लियर। तो ये हमारे पास 1/f2 आ जाएगा। अब जो जो बच्चा इसे फॉलो कर रहा है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ 1/f1 और 1/f2 की वैल्यू क्या क्या आ रही है। ये आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर। डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और ये जो म्यू मैंने लिखा है ये म्यू क्या है, म्यू यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो है। ये गैप जिस मीडियम में फंसा हुआ है उसका मीडियम है ये म्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे केस के लिए जो म्यू चलकर आ रहा है वो 1 है, एयर ले रखा है मैंने, तो ये आपको 1 रख देना है। इज दैट क्लियर। तो 1/f1 1/f2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप ये टोटल वैल्यू इसके अंदर लगा देंगे तो आपके पास 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि इसके और वेरिएंट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख कर दे देता हूँ। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया। ये वाले कन्वेक्स लेंस की मान लो उसने फोकल लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, इस वाले की भी फोकल लेंथ उसने दे दी 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर, मानते हो। और बीच में यहाँ पर भर दिया वाटर 4/3 का, ठीक है। 4/3 का मीडियम इसने क्या कर दिया यहाँ बीच में भर दिया और हमसे कह दिया कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की दूरी हमारे इस पर्टिकुलर लेंस से कितनी है 40 सेंटीमीटर है। कितनी है ऑब्जेक्ट की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द इमेज, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा वो बताइए। अब आप बात समझे। तो हम यहाँ पर अपने टोटल लेंस सिस्टम को एक लेंस सिस्टम से निकाल सकते हैं, एक लेंस सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। और जैसे ही मेरे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाती है मैं अपना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए v की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो आपसे दो तरफिया क्वेश्चन हो जाएगा। या तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसी के साथ ये कह देंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर पर प्लेस है, बताओ उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसकी इमेज का नेचर वगैरह क्या होगा। इज दैट क्लियर। ये भी हमारा खत्म हो गया। वेव ऑप्टिक्स से हमारे पास वाईडीएसई से ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई वाईडीएसई की जो डेरिवेशन है उसे पूरी अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो आपके पास YDSE का सेटअप दे रखा है, दिस इज द सेटअप ऑफ YDSE। यहाँ पर इसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। स्लिट्स के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 1 मिलीमीटर। ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 मिलीमीटर। और आपसे अपेक्षा है कि आप ये बताइए ये जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं। मैंने आपको जैसा कहा CBSE आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, वो तो जानता है आपको फॉर्मूला आता है। वो ये जानना चाहता है कि आपको डेरिवेशन आती है या फिर नहीं आती। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मुझे पता है डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा से। वेयर डेल्टा एक्स क्या होता है हमारे पास, पाथ डिफरेंस होता है ना। और थीटा क्या होता है आप सबको पता है कि ये जो मिडल पॉइंट है इससे लेकर के यहां तक जो मैंने लाइन खींची इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। मानते हो। अब हमें डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 मिलीमीटर दे रखी है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे को कुछ अता पता नहीं है। अच्छा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास एन लैम्डा। एन की वैल्यू पहले मैक्सिमा के लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पर से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं, क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन में डी विच इज 1/2 मिलीमीटर अपॉन में 1 मिलीमीटर। तो आंसर आएगा 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है ये एंगल मेरे को 30 डिग्री पता चल गया। अब अगर ये एंगल मेरे को 30 डिग्री पता चल गया तो मुझे पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहाँ टेन थीटा की वैल्यू लगा सकता हूँ। टेन थीटा क्या हो जाता है, ये जो दूरी हम निकालना चाहते हैं इन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मैक्सिमा, ये वाला y अपॉन में दिस कैपिटल D। हाँ या ना। फिर टेन थीटा की वैल्यू यही तो आएगी। अगर मुझे पता है इसकी वैल्यू y है इसकी वैल्यू d है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये 30 डिग्री है, कितना है ये, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/√3 वाई अपॉन में कैपिटल डी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, d/√3। डी कितना है, 1 मीटर। तो कितना मीटर का आंसर आया, 1/√3 मीटर। है ना, थोड़ा सा नया आप क्वेश्चन ये, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तुम्हारे को कि भाई टीचर ने तो सिखा दिया था y की वैल्यू एन डी लैम्डा बाई डी है, रट कर चले जाओ। यार तुम्हारे टीचर ने वो स्मॉल एंगल के लिए पढ़ाया था, है ना, बुकों में वो स्मॉल एंगल के लिए लिखा था, जाकर देखना वो स्मॉल एंगल के लिए है। और CBSE का तुम्हारे को पता ही है, CBSE कोई, ये मत समझना कि कोई बहुत आसान एग्जामिनेशन हो जाता है CBSE। कभी PMT का पेपर भी यही लोग बनाते थे, है ना। AI EEE के पेपर में भी इन लोगों का हाथ होता था। भाई ये सब मिले हुए हैं, आप समझिए इस बात को। ठीक है। जितनी भी हमारी एग्जामिनेशन बॉडीज होती हैं वो सब जानती हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो तो सब में वैसे ही रहने वाले हैं। भाई मेरा मन करा मैं कह दूंगा कि सर आप आ जाओ, आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेपर बना लो, है ना। मेरे को हेल्प चाहिए आपकी, बस एक फॉर्मल मेल ही तो करने की जरूरत होती है। तो इसमें मना कौन करेगा। आप बात समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के सेट जो हमारे पास रहते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। और CBSE के अंदर जब भी आपने क्वेश्चन देखा होगा तो एक पैटर्न आपको नजर आता होगा कि आउट ऑफ 100% 30% क्वेश्चन हार्ड ही रखते हैं, वो हार्ड होते हैं 30% क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर अब क्या है, मान लो दूसरी चीज ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हमारे को निकालने हैं, यही बोल रहा है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारे को निकालने हैं। अच्छा देखो, नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा n विल बी इक्वल टू डी। हाँ ये देख रहे हो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर कहाँ है, ये वाली मैंने इसी से निकाल दिया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डी साइन थीटा। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। और ये हमारे पास कितना निकल कर आता है, तो आप लोग कहते हैं कि सर आपके पास ये निकल कर आता है एन लैम्डा के बराबर, है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे तो निकालना है कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने निकल कर आ रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन में लैम्डा साइन थीटा। अब मुझे ये देखना है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनकर आ रहे हैं। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा बनकर आने चाहिए सारे, मैं गिन लूं। तो अगर मैं सारे गिनना चाहता हूं तो ये जो साइन थीटा है इसे 90 डिग्री रख देना। इससे क्या होगा, जो मेरी लाइट रे है, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। जो मेरी लाइट रे है भाई, वो ऐसे जा सकती है, वो यहाँ तक चली जाएगी।
मैं यहाँ तक का केस का आंसर निकालूंगा कि जो मेरी लाइट रे है वो जो ऐसे जा रही थी वो पूरी कितना फैल सकती है, टोटली कितना फैल सकती है, इतना फैल सकती है। जितने हद तक वो फैल सकती है उस हद तक मुझे पता चल जाएगा मेरे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ मैक्सिमा आपको निकालना है तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर ऑफ डी बाय लैम्डा। डी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 अपॉन, वो डी की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1/2 मिलीमीटर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू विल बी इक्वल टू टू इटसेल्फ। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो यहाँ पर कितने मैक्सिमा बनेंगे, यहाँ पर दो मैक्सिमा बनेंगे। लेकिन यहीं पर तुम गलती भी कर रहे हो, तुमने बस एक फॉर्मूला देखा। अच्छा, डेरिवेशन के समय तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारी डेरिवेशन थी वो हमेशा ऐसे लेकर चलते थे कि भाई हम एक सर्टेन पॉइंट पी को अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमा निकालना चाहते हैं, तो हम ऐसा सा डायग्राम बनाते थे। याद आया? इसका मतलब है डेरिवेशन के अंदर जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ये फॉर्मूला किसी एक पर्टिकुलर साइड के लिए था। क्योंकि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा दो भागों में विभाजित कर देता है हमारी स्क्रीन को, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। तो जो भी हम आंसर निकालते हैं डेरिवेशन के अंदर वो तो सिर्फ अपर पार्ट का आंसर होता है। वही सेम आंसर लोअर पार्ट के लिए भी एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनकर आ रही हैं, ये तो सिर्फ अपर पार्ट का आंसर है, मुझे लोअर पार्ट का भी आंसर चाहिए, है ना। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर कितना आ गया, फोर। मतलब अगर दो मैक्सिमा मेरे ऊपर बन रहे हैं तो दो मैक्सिमा मेरे नीचे भी बनेंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, चार मैक्सिमा हो गए। हाँ या ना। और साथ ही साथ एक मैक्सिमा को तो तुम भूल ही गए जो बीच में आता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो कितने टोटल मैक्सिमा हो गए, दो ऊपर, दो नीचे और एक बीच में। तो दो ऊपर, दो नीचे और एक बीच में, कितने हो गए, पांच। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, 2n+1। वन किसके लिए होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होता है। 2n का मतलब होता है ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, n इज इक्वल टू डी अपॉन में लैम्डा। इस n की वैल्यू निकाल लेना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एन की वैल्यू आपने निकाल ली, जो एन की वैल्यू निकालो उसको इस फॉर्मूले में रख देना, तो आपके पास टोटल मैक्सिमा निकल कर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। अब तुम जानना चाहोगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ मिनिमा हमारे पास कितने होते हैं। तो एन मिनिमम अगर आप निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना, डी अपॉन में लैम्डा प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास डी अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही थी, टू आ रही थी। तो ये आ जाएगा आंसर 2.5। अब 2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसे मैं टू ही लिखूंगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, टू होता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, जो कि आपका शायद पहला ही चैप्टर है, और ये तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो अगर मुझे लिखना है कि मिनिमम मेरे टोटल मिनिमम्स कितने बन रहे हैं, तो दो मिनिमा ऊपर, दो मिनिमा नीचे, तो 2 × n कर देना। मिनिमम के लिए तो +1 मत करना, क्योंकि एक सेंट्रल मैक्सिमा एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए हम +1 करते हैं। इस केस में +1 नहीं होगा, तो 2 × 2 विच इज 4। तो हमारे पास बस दो मेन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कुछ चार फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर आपको चाहिए ही चाहिए। ये भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है करंट, वो सॉरी, ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर। तो I इक्वल टू NEAVD का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आपको डेटा ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दे दिया आपको, करंट डेंसिटी दे दी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं करंट पर यूनिट एरिया करूंगा तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ एरिया से एरिया कट जाएगा, NEVD बनेगा, नहीं बनेगा, यस सर बनेगा। तो VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट डेंसिटी जिसे हम J से दिखाते हैं, J अपॉन में NE। J की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। N नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ E का मतलब कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दैट्स इट, बात खत्म। इसे लगाकर आप VD की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट बैटरी का फॉर्मूला हमसे पूछा जा सकता है, उसकी डेरिवेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस के अंदर, वहां से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, तो 3+2 दैट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेगा कि भाई करंट निकालो लोड में से।
तो यहाँ पर पहले आपको इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इक्विवेलेंट बैटरी का फॉर्मूला होता है E1R1 प्लस E2R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ वन E1 कितना है, 10 है। R1 कितना है, 1 है। भाई E1R1, फिर E2 हमारे पास कितना है, 20 है। R2 हमारे पास कितना है, 2 है। 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 अपॉन में 3/2। दैट इज ये कितना हो जाएगा, 40/3। क्लियर है? तो E इक्वलेंट आ गई 40/3। अब R इक्वलेंट आपको निकालनी है इन दोनों का पैरेलल, मतलब 1/R इक्वलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। दैट इज आर इक्वलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है, 1। R2 कितना है, 2। R1 प्लस R2 कितना है, 2 प्लस 1, तो 2/3। तो ये आ गया 2/3। इज दैट क्लियर? और लोड रेजिस्टर को आप एज इट इज नीचे की तरफ लगा दीजिएगा जैसे वो पहले लगा हुआ था। तो यहां से टीचर को पता चल जाएगा कि भाई बच्चे को जो है पूरा सर्किट डायग्राम बनाना सही से आता है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, V इक्वल टू आई आर नेट लगा देना है। V आप निकाल चुके हो, कितना है, 40/3। करंट आपको निकालना है सर्किट के अंदर। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/3 प्लस 100। तो 2/3 प्लस 100, मैं ये थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, शायद दिखता रहेगा आपको। ये रहा। अब यहां पर से आप करंट की वैल्यू प्लीज निकाल लीजिएगा, आपके पास लोड रेजिस्टर के अंदर करंट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सेम करंट पूरे सर्किट में से दौड़ रहा होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब हम डुअल नेचर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाता है, एक तो ग्राफ पूछा जाएगा और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी जाएगी और एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आपने इंसिडेंट रेडिएशन मारी जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू आई है। इज दैट क्लियर? जो मेटल सरफेस है उसके इलेक्ट्रॉन ने उसे उस एनर्जी को गेन करा, गेन करने के बाद उसने बाहर निकलने की कोशिश करी, कई सारे नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, होते रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उस कोलिजन के बावजूद वो बाहर निकला। बाहर निकला तो वो कुछ एनर्जी कैरी करता हुआ बाहर निकल रहा है, जिसे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने बोला कि भाई ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये डिफरेंस इन बिटवीन होती है द इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इज दैट क्लियर? इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन मेटल का। कहने का मतलब है अगर तुमने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दी किसी भी मेटल सरफेस को तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। इट इज द मिनिमम बेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी यू मस्ट गिव टू योर मेटल सरफेस सच दैट अ पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट कैन इजेक्ट आउट ऑफ द मेटल सरफेस। बात समझ आई? तो अब ये किसके बराबर होती है, ये EV0, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ निकल रहा है, मैं इतनी पोटेंशियल क्रिएट कर दूं, मैं क्या कर दूं, इतनी पोटेंशियल क्रिएट कर दूं सच दैट कि वो अचानक स्टॉप पर आ सके, वो हॉल्ट पर आ सके। इज दैट क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल उस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक सकती है, इसलिए उसका नाम पड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमसे पूछा जाएगा सर आप ये बताइए कि अगर मान लो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाऊं तो वो कर्व कैसा दिखेगा। देखिए मैं बताता हूँ, वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। अगर मैं यहाँ पर इसे y लिखूं, V0 को मैं क्या दिखा रहा हूँ, y दिखा रहा हूँ, और इसे मैं x एक्सिस पर दिखा रहा हूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आपको बनती हुई कुछ नजर आ रही होगी। जहां पर ये हो गया V0। m क्या होता है हमारे पास, स्लोप, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h/e हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है, न्यू थ्रेशोल्ड माइनस न्यू नॉट। ठीक है, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारा जो कर्व है उसके अंदर जो m है, स्लोप, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो कर्व एक्यूट एंगल का कर्व बनेगा। तो ये कर्व कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली बना देता हूँ, आप प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम है कि भाई मैं आपको बता सकूँ ये कर्व क्यों ऐसा आया। अब अगर जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये कर्व कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या कहलाएगा ये,
स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व। ये एंगल हमारा निकल कर आया, tan theta of this value will be equal to h upon में e, where h is the Planck's constant। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, न्यू थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान में रखना है आपको भाई, इतना तो ध्यान में रखना ही रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कहेगा कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन है कितने की है, 5 हर्ट्ज की है। जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज की है। तो यहां पर वो हमसे पूछेगा कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, पहला। दूसरा, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले से हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.34 या 6 पॉइंट, चलो जाने दो, जो भी है 6 ले लेना तुम तो। 6.63 होती है वैसे, 10⁻−34। तो तुम चाहो तो 6.0 से भी काम कर सकते हो अगर तुम्हारे को ज्यादा एक्यूरेटली नहीं लिखना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ले लेना। तो आपको सबसे पहले पूछा गया कि एनर्जी निकालो, वो वेलोसिटी निकालो। तो हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻−31। वी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। एच को मैं कॉमन ले लेता हूँ, न्यू आई माइनस न्यू नॉट। तो 5 - 2 दैट इज 3h। 3 × 6.8 इंटू, सॉरी 6.68 10⁻−34। तो यहाँ पर से v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 × 6.68 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 9.1 10⁻−31, इसका अंडर रूट। दैट्स इट। कम से कम इतना आंसर लिख कर आ जाना, टीचर अपने आप समझ जाएगा, फॉर्मूला वगैरह सब आता है। कैलकुलेटिव नहीं भी करा तो भी नंबर दे देगा, आधा नंबर काटते हुए। ठीक है, और अगर जनरस रहा तो पूरे, मतलब पूरे मार्क्स दे देगा, मगर मैं पक्का कह रहा हूँ वो आधा नंबर काटेगा। अब कह रहा है फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हाफ mv² की जगह ev नॉट लिख देना। तो ev नॉट इज इक्वल टू 3h। ठीक है, 3h तो रहेगा ही। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3h अपॉन में e, दैट इज 3 × 6.6 10⁻34 अपॉन में e की वैल्यू 1.6 10⁻−19। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। बस इतना हमें करना है। ठीक है, न्यूक्लियाई में वो तुमसे पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर ऑफ A1 A2। तो याद रखना R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3 इज द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई। आपको अगर A1 A2 करके दो दो मास नंबर दे दिए जा रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो एटॉमिक मास नंबर आपको दे रखे हैं A1 A2 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली, बस ये जो आर आप लिख रहे हैं, आर जैसे आपने लिखा आर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 इक्वल टू R0 A1⁻1/3। ऐसी R2 R0 A2⁻1/3। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा R1/R2 की रेशियो का, दैट इज A1/A2⁻1/3। ध्यान रखना कि आपको एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर गिवन होगा A1 A2। इज दैट क्लियर। फिर हमसे क्या कहेगा, कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन में व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस किस किस का बना होता है भाई, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, मतलब न्यूक्लियॉन्स का बना होता है ना। तो हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ए नंबर के हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई, है ना। भाई अगर तुम देखोगे कोई भी एलिमेंट है, ये ए है, ये जेड है, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन होता है A - Z। प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होता है Z। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना होगा, A। अब जो न्यूट्रॉन का मास होता है लगभग लगभग वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो मैं ऐसे लिखकर छोड़ दूंगा, दोनों का मास सेम है। अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³ अच्छा, ये जो आर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया R0 A⁻1/3, इसमें R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 फर्मी। और 1 फर्मी का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब तुम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा, 4/3 पाई इंटू R0
टू द पावर होल क्यूब ए टू द पावर क्यूब अपॉन में क्यूब। भाई जब मैं इसे यहाँ लगाऊंगा तो क्यूब हो जाएगा ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचने वाले ही नहीं है, तो सिर्फ भूल ही जाओ। मेरा आंसर ऐसे आ रहा है एम एन अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट की पावर 1/3। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए, तो ये सबके लिए सेम रहती है, सेम फॉर ऑल। ये सबके लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियाई के अंदर। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से हमारे को दो रिंग दी गई है, इस रिंग की रेडियस भी आर है, इस रिंग की रेडियस भी आर है। वो कहेगा सेंटर पर, यहाँ पर बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर इसके अंदर करंट कुछ ऐसा जा रहा है और इसके अंदर करंट कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, जो येलो वाली रिंग है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगी। मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ जाएगी। फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, दोनों के अंदर करंट मैं सेम लेकर चल रहा हूँ। और जो हमारे पास व्हाइट वाली है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जाएगी, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारी, अगर मान लो ये भी वी है, इसे बी डैश मान लो, इसे भी बी डैश मान लो, भाई दोनों सेम है, तो बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2b, दैट इज √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये हमारे पास नेट आंसर निकल कर आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, और एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या है, सेम है। इज दैट क्लियर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूछ सकता है, आपको सेंसिटिविटीज के बारे में पूछ सकता है। तो मैं तो आपको कहता हूँ या तो एस एल अरोड़ा से पूरे के पूरे नोट्स देख लो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां पर मैं तुम्हारे को टोटल नोट्स इसके दे दूंगा। डायग्राम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना डायग्राम क्या होता है। डायग्राम के अंदर तुम तीन चार चीजें यहाँ पर बताओगे। सबसे पहले अपना आंसर लिखोगे, भाई मैं प्रिंसिपल से स्टार्ट करूंगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तीसरा, फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। और चौथा, वर्किंग मैकेनिज्म ये बताऊंगा। ये चार पांच पॉइंट्स आपको एज इट इज बोर्ड के अंदर लिखने हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा हमारा कि भाई जब भी कोई करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर लगती है टॉर्क, जिससे वो घूमने लग जाता है। और वो टॉर्क कितनी होती है, वो होती है M×B। इज दैट क्लियर। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। कंस्ट्रक्शन में आप जैसा मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रेडी सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स का यूज कर रहे हैं। उसमें भी आप लिखिएगा कि भाई हम सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स का यूज क्यों कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप ये फॉर्मूला लगाए MB sin थीटा, तो इसके अंदर ये जो एंगल थीटा है ये फिक्स हो जाए। क्या हो जाए, ये एंगल हो जाए फिक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्यों हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। सो वी कैन फिक्स द एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये चीज क्लियर है, ये ध्यान में रखना। साथ ही साथ ये हमारा बेसिक कॉइल हो गया, और ये बेसिक कॉइल एक लकड़ी के सिलेंडर के ऊपर रहता है, जो कि इससे मतलब जिसके ऊपर हम एक एल्यूमिनियम का फ्रेम ऐसे बांधे रखते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे कॉइल लपेटे रहते हैं। इज दैट क्लियर। देन यहाँ पर हमारे पास डायल होता है, इसके ऊपर यहाँ एक ऐसी स्प्रिंग होती है, और स्प्रिंग से यहाँ पर एक डायल जुड़ा होता है। ये रिकॉइलिंग स्प्रिंग होती है, जो कि क्या करती है, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जैसे ही हमारा करंट हमारे लूप में से जाना बंद होता है, तो ये जो स्प्रिंग होती है ये रिस्टोर कर देती है डायल को, वापस अपनी जीरो पे जगह ले आती है। इज दैट क्लियर। वापस जीरो की जगह वापस पर ले आती है, ये बस उसे रिस्टोर करने के लिए होता है। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ पर ये चीजें यूज करते हैं। तो ध्यान रखना क्या क्या चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं, आयरन कोर का यूज कर रहे हैं, मेटालिक फ्रेम का यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम का यूज कर रहे हैं। और ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है इसके ऊपर हम अपनी कॉइल को बांधे रखेंगे। और फिर यहाँ पर इसके ऊपर हमारे पास एक स्प्रिंग रहती है, रीस्टोरिंग स्प्रिंग रहती है, और यहाँ पर एक निडल जुड़ी होती है, निडल के पास एक डायल लगा होता है। ठीक है, निडल डिफ्लेक्ट करेगी तो हमें प्रेजेंस ऑफ करंट का बताएगी। कंस्ट्रक्शन हमने लिख दी।
अब बात आ जाता है फॉर्मूले का। फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, टाउ इक्वल टू एम बी, एम क्रॉस वी, या आप डायरेक्टली इसे लिखिएगा ऐसे, एम बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू सी थीटा, या सी फाई लिख लो यहाँ पर। और ये जो साइन थीटा होगा, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री होगा, तो सी फाई इज इक्वल टू एम बी। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी एम बी अपॉन में सी। एम की वैल्यू क्या होती है, एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एरिया ऑफ द कॉइल इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में सी। ये आ गया आपका फाई, डिफ्लेक्शन जो आप कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। इस फॉर्मूला को लिखने के बाद आपको वर्किंग बतानी है। वर्किंग में वही सिंपल साधा बात बोलनी है आपको कि व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कॉइल, the torque is being applied on the coil due to the presence of the magnetic field over there, है ना, which leads to turning of the coil, and henceforth when the coil turns there is a deflection, and the deflection tells us about the presence of current। बस इतना हमने लिख देना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी तो एक होती है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई करंट सेंसिटिविटी का मतलब तो जानते हो ना कि कितना करंट ये गिन सकता है, कितने करंट को ये महसूस कर सकता है ना। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, सेंस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, इंद्रियां जो हमें देखने सुनने में मदद करती है, महसूस करने में मदद करती है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, लोअर अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिटेक्ट कर पाए, उतना सेंसिटिव हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली लिखिएगा ये क्या होता है, फाई अपॉन में आई, दैट इज बी एन आई ए अपॉन में, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सी, सी अपॉन में आई, तो बी एन ए अपॉन में सी। ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी में हमारे पास क्या होता है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब अगर दोनों सेंसिटिविटीज को तुम देखोगे तो दोनों नंबर ऑफ टर्न्स पर बहुत डिपेंड कर रही है। भाई जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या है, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा तुम एरिया बढ़ा सकते हो लूप का, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर एक बार बन जाता है तो बी और ए हमारे फिक्स हो जाते हैं, और सी भी हमारा फिक्स हो जाता है ना। जो रीस्टोरिंग कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो वो भी फिक्स हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ एन रह जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर देर इज अ पॉसिबल चेंज, तो हाँ तुम सी को चेंज करके, सी की वैल्यू को चेंज करके, उसकी वैल्यू को और कम करके और कम करके और कम करके सेंसिटिविटी को क्या है, और बढ़ा सकते हो। तो ये गैल्वेनोमीटर में है जो आपको ध्यान में रखना है। देन एटम्स में क्या रहता है हमारे पास, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आता है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है ना। ये क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियस। और मैंने क्या करा, मैंने यहां पर से एक अल्फा पार्टिकल लिया और फेंका। तो ये कितना पास हद से हद पहुंच सकता है, हमें ये बताना है। कितना पास हद से हद ये पहुंच सकता है हमारे फिक्स्ड न्यूक्लियस के, वो हमारे को बताना है। इज दिस क्लियर? तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी जीरो के बराबर है। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किसी वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बिल्कुल जब ये पास में पहुंच चुका है ना, यहाँ पर बिल्कुल पास में जब ये पहुंच चुका है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी के इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन में डी का होल स्क्वायर, है ना। ओ सॉरी, डी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, सिर्फ डी, प्लस ये हॉल्ट पर आ गया, टोटल हॉल्ट पर आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारे अल्फा पार्टिकल की, जीरो। मैं फिर से बताऊं, जब आप इन्फिनिटी पर हो तब आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इस अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो इंटरेक्शन एनर्जी आपकी जीरो है। जब आप बिल्कुल इसके करीब आ गए, जितना आप करीब आ सकते थे, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
साथ ही साथ यहाँ पर आपसे और चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसा कि बोhr के पोस्टुलेट। तो बोhr के पोस्टुलेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, बोhr ने क्या बोला। बोhr ने हमसे ये बोला कि भाई सबसे पहला मेरा पोस्टुलेट यही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। न्यूक्लियस सेंटर में बैठा रहता है। और यहाँ पर हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा बोhr ने कहा कि भाई ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, ये कोई और फोर्स नहीं होती, ये कूलम्बिक फोर्स ही होती है। इज दैट क्लियर? तो ये बोhr का पहला पोस्टुलेट था। तो ये जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? कूलम्बिक फोर्स है। दूसरा, इसका जो पोस्टुलेट था वो ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई के बराबर होता है। ये बात क्लियर है? मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n की वैल्यू आप 1 रख देना, तो यहाँ पर L1 की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन में 2 पाई। मतलब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो n की वैल्यू 2 रख देना, है ना। ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट हो गया। तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास क्या निकल कर आया? तीसरा पोस्टुलेट उसने बोला कि भाई देखो, बात ऐसी है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक एटम है मान लो, वो तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है ना। या जरूरी थोड़ी ना है जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो n=1 स्टेट में हो, वो कहीं और भी तो जा सकता है। तो अगर मान लो उसे n=1 से n=2 जाना है, तो उसे एक फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना, वो सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब कर पाएगा जिसकी एनर्जी इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। कहने का मतलब है उसने पहले तो ये बोल दिया कि देखो हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल होगी। इसकी एनर्जी लेवल E1 है तो इसकी एनर्जी लेवल E2 है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 जाना है तो उसे डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले एक फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है। अगर उसे इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, इससे कम एनर्जी या थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिल जाती है, तो वो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। एनर्जी जो है वो फिक्स अमाउंट की रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एच न्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। Is that clear? Where delta E is the energy difference in between the two over here as shown in the figure. तो यहाँ की एनर्जी हमारी अलग होगी और यहाँ की एनर्जी हमारी अलग होगी। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -13.6 अपॉन में n²। z की वैल्यू हम 1 लेकर यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं n=1 की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एनर्जी कितनी आएगी? -13.6। और n=2 की बात करूं तो -13.6 अपॉन में 4। तो अगर मैं एच न्यू की बात करूं विच इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो यहाँ पर आंसर कितना लिख कर आऊंगा मैं लिखूंगा -13.6 अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस 13.6। तो इतनी अमाउंट की एनर्जी, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास रहनी चाहिए। अगर इसका फोटोन मेरे पास आया तभी मेरा जो इलेक्ट्रॉन है n=1 से उठकर n=2 तक जा पाएगा। ये बोhr के हमारे पास क्या थे? 3 पोस्टुलेट्स थे जो हमारे को ध्यान में रखने हैं। फिर इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन था एनर्जी डायग्राम का, ठीक है, वो आपको बना लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -13.6 z²/n²। z की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हर एक लेवल का डायग्राम आपको बना देना है, ग्राउंड स्टेट से लेके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे ग्राउंड स्टेट पर क्या होगा? 13.6 1 का होल स्क्वायर। सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कितना होगा? 13.6 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का कितना होगा? 13.6 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये ऐसे ही आपके पास बनकर आपको नजर आते रहेंगे, ऐसे ही करके आप ऊपर जाते रहेंगे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए। तो वो आपसे सिंपल सा सवाल ये बोलेगा कि मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मैंने उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो ये किस स्टेट में जाकर एंटर करेगा, किस शेल में जाकर एंटर करेगा? हमारे को पता है ये पहले ही शेल में जाकर एंटर कर जाएगा, अभी हमने इसका न्यूमेरिकल करा है। ऐसी आपको कोई और वैल्यू भी मिल सकती है।
उस वैल्यू के हिसाब से देखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा सकता है। कभी कभार वो ऐसे भी वैल्यू आपको दे सकता है, जैसे मान लो उसने दे दिया 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया उसने, है ना, वो कह देगा मान लो मैंने इतनी एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, अब बताओ वो कहाँ जाएगा, तो वो कहीं नहीं जाने वाला भाई। क्यों? क्योंकि उसे एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए अगर वो पहले से दूसरे में जाना चाहता है। इज दैट क्लियर? अगर उससे भी कम या थोड़ी सी भी ज्यादा एनर्जी मिल गई वो रिजेक्ट कर देगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी उस फोटोन को। इज दैट क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। एसी-डीसी के अंदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे को ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है, इम्पीडेंस आर के बराबर हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, फेज हमारा ज़ीरो हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें कब देखने को मिलती है? जब रेजोनेंस हो रहा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? 1/LC के, अंडर रूट ऑफ एलसी के। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी के बराबर। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है। आपसे इम्पिडेंस पूछ सकता है कि भाई इम्पिडेंस निकालिए किसी भी एक सर्किट की, जैसे मान लो ये हमारे पास सर्किट दे दिया एल सी आर का, है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स लगा दिया। यह जो सोर्स है ये 50 हर्ट्ज का सोर्स है। तो आपको सबसे पहले एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो मैंने ये 5 हेनरी ले लिया, ये मैंने 2 माइक्रोफेरेड ले लिया, और ये मैंने 10 ओम का रजिस्टर ले लिया। तो पहले आपको एक्सएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विच इज ओमेगा एल। तो वो कितना होगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एल विच इज 5। ऐसे ही आप एक्स सी की वैल्यू निकाल लीजिए 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 पाई इंटू एफ इंटू सी। सी कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। उसे कन्वर्ट कर लेना आप, माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट कर लेना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ फेरेड में कन्वर्ट कर लिया तो ये 1/ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी। रेजिस्टेंस आपको गिवन है तो जेड की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये मैनुअली आपको निकाल कर रखना पड़ेगा, जो मैनुअल वैल्यूज यहाँ पर आएंगी माइनस करिए, स्क्वायर करिए और आंसर निकालिए। अगर आपसे रेजोनेंस के दौरान पूछी जाए तो रेजोनेंस के दौरान ये आंसर होगा आपका डायरेक्टली। ठीक है सर। ईएम वेव के अंदर डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव हमसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ई क्रॉस बी इक्वल टू सी, ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू सी कैप। अगर देखो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, क्या मतलब बना इसका, भाई जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो वो आई डायरेक्शन में है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? जे डायरेक्शन में है। तो आई क्रॉस जे, तो जो हमारा फील्ड होगा मैग्नेट, वो सॉरी जो हमारा लाइट होगा, ईएम वेव होगा, वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? वो जेड डायरेक्शन में, मतलब के कैप डायरेक्शन में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज तो जो तुम पढ़ सकते हो मैं यहीं पर बता देता हूँ। पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बोला गया है, इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला ये प्लीज करके चले जाना। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आप लगे हाथ कर लेना जो प्रीवियस ईयर में आया हो। दैट्स इट। इसमें इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं पूछने के लिए अगर देखा जाए तो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट। ये हमारा कैपेसिटर है C1, ये हमने चार्ज करा अप टू अ वोल्टेज V1। फिर हमने क्या करा, एक अनचार्ज कैपेसिटर C2, ये कैसा है? अनचार्ज कैपेसिटर। इसके साथ इसे कर दिया ज्वाइन, इसके साथ इसे क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। फिर से मैं यही कहूंगा, मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, उसकी वोल्टेज है V1, चार्ज्ड है वो, ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज। मैंने इसे कैपेसिटर C2 के साथ ज्वाइन कर दिया, और ये जो कैपेसिटर C2 है ये अनचार्ज कैपेसिटर है। जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो ये बताओ कितनी हीट डिसिपेट हुई, कितना कॉमन पोटेंशियल इन दोनों के आजू बाजू आकर बैठ गया। तो कॉमन पोटेंशियल जो बैठा वो होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, जहां पर V2 की वैल्यू 0 है क्योंकि वो अनचार्ज है। तो आंसर आएगा C1V1 अपॉन में C1 प्लस C2। ये पहला आंसर आपका निकल कर आ गया।
वो पूछे हीट कितनी डेवलप होगी, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है हीट विल बी 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जहां से V2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी हीट डेवलप हो जाएगी। ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। कैपेसिटर वाली मेरे पास वीडियो मैंने दे रखी है, उसके अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। वो एनसीईआरटी की वीडियो है, मैं आपको एक बार लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका। ठीक है। दूसरी चीज इसी के अंदर पूछी जा सकती है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज एयर कैपेसिटर। एक चार्ज एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी है, वोल्टेज वी है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी मैंने, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अब ये पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज, इन सब में क्या चेंज आएगा वो बताओ। ठीक है। अब ध्यान से देखना, चार्ज मेरा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुका हूं। बैटरी क्या है, मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स है। जब मेरा एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं रहा तो चार्ज घट या बढ़ नहीं सकता, तो वो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी जो पुरानी कैपेसिटेंस थी, एयर वाली कैपेसिटेंस थी। Q इक्वल टू सी वी लगाकर वोल्टेज जो होगा उसका जो फॉर्मूला बना, क्या बना भाई, चार्ज तो मेरा पुराना ही रहेगा, कैपेसिटेंस मेरा नया हो जाएगा, विच इज के टाइम्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस। दैट इज, अगर मैं देखूं तो ये Q ओल्ड अपॉन में C ओल्ड क्या हो जाएगा, ओल्ड वोल्टेज अपॉन में के। तो वोल्टेज जो है मेरी गिर गई, ये मेरी गिर गई। अगर वोल्टेज गिर गई तो भाई V इक्वल टू ई डी से मैं ये बोल सकता हूँ, E इक्वल टू वी बाई डी। तो मेरा ईवी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जो नई वोल्टेज आई है वो क्या है, 1/k टाइम्स ऑफ ओल्ड वोल्टेज। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो मैंने चेंज नहीं करा। तो मेरी ईबी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ये भी डिक्रीज कर गई। पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज की वैल्यू अनचेंज है, तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, गिर जाएगी। ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है। वीडियो के अंदर जाकर ध्यान से देख लेना, मैं नीचे कोट कर दूंगा। डाइपोल की डेरिवेशंस सारी की सारी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइपोल की डेरिवेशंस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाली वीडियो में मिल जाएगा। गॉस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और डेरिवेशन वाली वीडियो के अंदर जो डेरिवेशंस मैंने करवाई हैं, वो बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी। मैं वीडियो नीचे कोट कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो ये दो चीजें आपको ओल्ड वीडियो से मिल जाएगी। मैं ये नीचे ओल्ड वीडियो के लिंक्स आपको डाल दूंगा। तो बस भाई, आज के लिए यहीं तक। और भी मेरे पास बहुत सारे एक्सपेक्टेड सवाल होंगे, जो भी देखो, अब एक्सपेक्टेड सवाल ऐसा तो नहीं है ना बहुत सारे होंगे, नहीं। जिस हिसाब से मैंने पैटर्न को देखा है, जिस हिसाब से मैंने चीजों को देखा है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड सवाल निकाल कर ला रहा हूँ कि भाई देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार या तो रिपीट हो रहा है या फिर हर 3 साल बाद रिपीट हो रहा है, काइंड ऑफ लाइक। तो ये उस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, ये हमें ध्यान में रखना है ना। तो एक्सपेक्टेड सवाल ऐसा नहीं होता कि मैं सारे के सारे सवाल तुम्हारे को दे दूं कि भाई ये भी एक्सपेक्टेड है, वो भी एक्सपेक्टेड है, सारे सवाल दे दूं और कह दूं सभी एक्सपेक्टेड है, ऐसे नहीं होता। कुछ गिने चुने 10-15 सवाल होते हैं, जिनमें से कुछ सवाल आपके क्या है, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, बाय द कंप्लीट स्टडी ऑफ पी वाई क्यूज एंड ऑल। ठीक है। मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।